मेघा बहुत दिनों के बाद अपनी सहेली से मिलने के लिए गांव जा रही थी। उसकी ट्रेन बहुत रात को गांव के स्टेशन पर पहुंची। वो ट्रेन से उतरी और आसपास रिक्शा या टैक्सी ढूंढने लगी। स्टेशन बिल्कुल सुनसान था। मेघा को दूर दूर तक कोई भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। वो थोड़ी बेचैन हो गई। बहुत ढूंढने पर उसे एक रिक्शा नजर आया जिसके अंदर उसका ड्राइवर सो रहा था। मेघा उस रिक्शा वाले के पास गई। सुनिए भाई साहब। क्या है? जी मुझे गांव जाना है। ड्राइवर ने आंख खोलकर मेघा की तरफ देखा और एकदम से डरकर चिल्लाने लगा। चुड़ैल! 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 मुझे जाने दो, मैंने कुछ नहीं किया। चिल्लाते चिल्लाते मेघा से दूर जाने लगा। ये आप क्या कह रहे हो? आप डरिए मत, मैं कोई चुड़ैल नहीं हूँ। रुकिए। ड्राइवर शांत होके धीरे धीरे मेघा के पास आने लगा। आप चुड़ैल नहीं है तो कौन है आप? मैं शहर से आई हूँ। इस गांव में मेरी सहेली रहती है। क्या आप मुझे गांव तक छोड़ सकते हैं? अगर मैंने आपको गांव तक छोड़ा तो वो चुड़ैल मुझे नहीं छोड़ेगी। चुड़ैल? कौन सी चुड़ैल? लाल साड़ी वाली चुड़ैल। आप फिक्र मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ। चलिए आप साथ है तभी तो डर लग रहा है। आपने लाल रंग पहना है जो चुड़ैल को बिल्कुल पसंद नहीं। गांव में अगर कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनता है तो चुड़ैल उसके शरीर को 2 टुकड़ों में फाड़ कर जमीन में गाड़ देती है। ये सब सुन के मेघा थोड़ी डर गई, पर फिर अपने आप को संभालते हुए कहा, देखिए बात को समझिए। इतनी रात को मैं चल के नहीं जा सकती और यहाँ दूसरी रिक्शा भी नहीं है। चाहे तो ज्यादा पैसे ले लीजिए, पर प्लीज यहाँ से चलिए। अब ठीक है, पर मैं आपको गांव के बाहर एक मंदिर है वहीं छोड़ूंगा। आगे आपको खुद जाना होगा। ठीक है, चलिए। मेघा नाखुशी से मान गई और दोनों गांव की तरफ निकल पड़े। कुछ ही देर में वो मंदिर के पास पहुंचे। मेघा ने ड्राइवर को पैसे दिए और ड्राइवर मंदिर में हाथ जोड़कर वहां से निकल गया। मेघा अकेली रह गई। उसे गांव नजर आ रहा था, पर चुड़ैल की कहानी सुनकर वो थोड़ी सी डरी हुई थी, पर हिम्मत करके वो गांव की तरफ बढ़ने लगी। मेघा सड़क पर चल रही थी। उतने में उसे पीछे किसी की आहट सुनाई दी। उसने घबराकर पीछे देखा तो वहां कोई नहीं था। उसका ध्यान जमीन की ओर गया और डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। जमीन पर खून से रंगे हुए पैरों के निशान थे जो उसके पीछे पीछे चल रहे थे। मेघा ने अपने पैर उठा के देखे तो वो बिल्कुल साफ थे। मेघा ने डरकर उल्टे पांव चलना शुरू कर दिया, पर वो पैरों के निशान उसका पीछा करते रहे। मेघा रुक गई। वो निशान चलते चलते उसके बगल में आके रुके। मेघा वहां से जाने के लिए मुड़ी और जैसे ही वो मुड़ी, उसके कंधे पर एक खून से लथपथ हाथ पड़ा। मेघा इतनी डर गई कि वो चिल्लाते हुए गांव की तरफ भागने लगी। मेघा चिल्लाते हुए गांव में पहुंची। मुझे बचाओ, वो चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मुझे बचाओ। बहुत से लोग अपने घर से बाहर आ गए। मेघा की सहेली भी बाहर आ गई। मेघा ने उसकी सहेली को उसके घर के बाहर आते हुए देखा और पूरी ताकत से वो घर के अंदर भागी। उसकी सहेली भी उसके पीछे भागती हुई अंदर गई। तू लाल रंग पहन के क्यों आई है गांव में? गलती मेरी ही है, तुझे बुलाना ही नहीं चाहिए था। एक काम कर, तू भाग जा गांव से, वरना ये चुड़ैल तुझे नहीं छोड़ेगी। मेरे पति की तरह तुझे भी मार डालेगी। वो दोनों घर में बात कर रहे थे, तभी चुड़ैल का खून से लथपथ एक हाथ दरवाजा तोड़कर अंदर आया और मेघा को घसीटकर बाहर ले जाने लगा। चुड़ैल के हाथ ने मेघा को घसीटकर घर के बाहर फेंक दिया।
उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। गांव वाले मेघा को देखने के लिए उसके पास जाने लगे। मेघा के ऊपर लाल रोशनी में लाल साड़ी वाली चुड़ैल देखने लगी। गांव वाले रुक गए और अपने घरों की तरफ भागने लगे। चुड़ैल का रूप बहुत भयानक था। पूरी साड़ी खून में लथपथ होने के कारण वो खून की बूंदें मेघा के शरीर पर गिर रही थी। मेघा का चेहरा खून से लाल हो गया था। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस गांव में कोई भी लाल रंग के कपड़े पहनकर नहीं आना चाहिए, पर तुम लोग मेरी बात नहीं मानते। अब ये लड़की जान से जाएगी। इतना कहकर वो चुड़ैल भयानक हंसी हंसने लगी। चुड़ैल को देखकर मेघा भागने लगी। मेघा को भागता देख चुड़ैल ने अपने हाथ लंबे किए और उसको हवा में उठा लिया। चुड़ैल ने मेघा को अपने सर के ऊपर उठाया और उसके शरीर को बीच में से फाड़ने लगी। जैसे जैसे मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो रहे थे, वैसे वैसे मेघा का गर्म खून चुड़ैल के सिर पर से पूरे शरीर पर फैलने लगा। उस खून की वजह से चुड़ैल की साड़ी और भी लाल होने लगी। शरीर के फटते वक्त मेघा इतने जोरों से चीख रही थी कि उसकी चीखों की वजह से पूरा गांव थरथरा उठा था। सारे गांव वालों की रूह कांप उठी। अंत में मेघा के शरीर के दो टुकड़े हो गए और वो वहीं हवा में लटकते रहे। चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। उसने अपने हाथ जोर से जमीन पर दे मारे और उसकी वजह से जमीन में दो गड्ढे हो गए। चुड़ैल ने अपने दोनों हाथों में दो टुकड़े लिए और दोनों गड्ढों में एक एक फेंक दिया। जैसे ही टुकड़े गड्ढे में गिरे, उस पर अपने आप मिट्टी गिरने लगी और देखते ही देखते गड्ढा बुझ गया। जमीन जैसी थी वैसी हो गई। चुड़ैल के अंदर से लाल रोशनी निकलने लगी और उस रोशनी में वो गायब हो गई। चुड़ैल के जाते ही मेघा की सहेली उस गड्ढे वाली जगह पर आई और रोने लगी। धीरे धीरे सारे गांव वाले इकट्ठा होने लगे। गोवा, जो करोड़ों लोगों की पहली पसंद है, खासकर नई जनरेशन के लोगों की, उनकी ख्वाहिश ही गोवा पर आकर रुकती है। वैसे तो पूरा गोवा ही लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र है, खासकर शोर और शराब से भरे हुए गोवा के बीचेस। लेकिन इसके अलावा एक ऐसी जगह है जो शोर से कोसों दूर खामोशी से घिरा हुआ है। साउथ गोवा स्थित सेंट मॉल के एरिया में बसे हुए डिमेलो हाउस। इसकी वजह है इस घर के भीतर रहने वाली वो खौफ जो चीखों के रूप में घर से बाहर आती है और इंसान का दिल दहलाने के लिए काफी है। उस घर के आतंक का आलम यह है कि उसके आसपास के लोग भी वहां से चले गए हैं और वहां पर दोबारा कोई प्रॉपर्टी बिकी भी नहीं। जो लोग कभी कभार वहां से गुजरते हैं वो बताते हैं कि उस घर में चीखने चिल्लाने की आवाज, चीजों को बाहर फेंकने की आवाज, चीजों के टूटने की आवाज आती रहती है। बाहर से एक खंडहर की तरह दिखने वाला डिमेलो हाउस अंदर से कुछ और ही कहानी बयां करता है। जगह जगह कांच के टुकड़े, टूटे हुए बल्ब, फटे हुए सोफे और दीवार पर जमे हुए खून से लिखे हुए निशान, लीव माय हाउस। एक दिन उस घर से बहुत जोरों से चीखने चिल्लाने की आवाज आ रही थी। उन दोनों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा हुआ था और लगभग घसीटते हुए दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे। पीटर ने थॉमस को धक्का देते हुए कहा, ये क्या कर रहा तुम, हमको छोड़ो। थॉमस बोला, तुमको तुम्हारा औकात दिखाने ले जा रहा है। तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं इस घर पे। अभी तक तुमको घर पे रहने दिया, एहसान किया, अब निकलो हमारे घर से। पीटर गुस्से में आगे आया और उसने थॉमस को पीछे की तरफ धक्का दिया और बोला, तुम अपनी औकात में रहो। ये पूरा घर मेरे फादर ने मेरे नाम किया है। अरे तुम कौन होता है हमको यहाँ से निकालने वाला? ये घर हमारा है और हम इसको लेकर रहेगा। इतना कहते हुए एक बार फिर से
पीटर ने थॉमस को धक्का दिया और थॉमस कुछ सीढ़ियों से नीचे लुढ़क गया और उसे चोट लगी। इस बात से थॉमस बहुत ज्यादा बौखला गया। उन दोनों के झगड़े की आवाज इतनी ज्यादा थी कि घर के बाहर तक आवाज सुनाई दे रही थी। ये रोज का ड्रामा था, इसीलिए कोई भी इस मामले में इंटरफेयर नहीं करना चाहता था। लेकिन शायद ये मामला रोज की तरह नहीं था। आज थॉमस को नींद नहीं आ रही थी। वो सोच रहा था कि आखिर क्या किया जाए इस पीटर का, और तभी उसके दिमाग में आता है एक आइडिया। थॉमस समझ गया कि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। ऊपर सीढ़ियों से पीटर के कमरे की तरफ जाते हुए थॉमस के चेहरे पर गुस्सा साफ दिख रहा था। पीटर के कमरे में जाकर उसने लगातार कई फायरिंग की और पीटर को हमेशा हमेशा के लिए खामोश कर दिया। कुछ देर छटपटाने के बाद पीटर की मौत हो गई। थॉमस पीटर की लाश को खींचते हुए गार्डन में लेकर आया। वहां उसने एक बड़ा सा गड्ढा बनाया और फिर पीटर की लाश को गड्ढे में डालकर दफनाकर बड़े ही आराम से घर के भीतर चला गया। उस वक्त तो थॉमस ने बहुत बहादुरी दिखाई थी, लेकिन उसे अब डर सताने लगा था। आखिर में कई दिनों बाद थॉमस ने घर से बाहर निकलने की हिम्मत की और गार्डन में आकर खड़ा हो गया, जहां उसने पीटर की लाश को दफनाया था। वहीं खड़े खड़े वो काफी देर तक उस जगह को देखता रहा कि तभी एक पड़ोसी ने आवाज लगाई, कैसा है थॉमस माय सन, कैसा है? थॉमस घबरा गया। आई एम गुड अंकल, आई एम गुड, हाउ आर यू? आई एम फाइन माय सन, आई एम फाइन। जरा पीटर को बुलाना, पीटर से कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है। पीटर का नाम सुनते ही थॉमस की हालत खराब हो गई कि तभी अंकल ने दोबारा कहा, क्या हुआ? पीटर कहाँ है माय सन? हाँ, वो पीटर वो अपना हिस्सा लेकर दूसरी सिटी में रहने को चला गया है। अंकल को इस बात पर यकीन तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो चुपचाप वहां से चले गए। थॉमस ने इस बात को अब पीटर के गायब होने की वजह बना ली। जो कोई भी पूछता वो यही बताता कि पीटर अपना हिस्सा लेकर जा चुका है। धीरे धीरे करके थॉमस के भीतर का गिल्ट और डर खत्म हो गया था। एक रात थॉमस पार्टी करके बहुत देर से घर लौटा। पीटर की मौत के बाद पहली बार वो इतना एंजॉय करके आया था, बहुत खुश था। उस रात थॉमस गहरी नींद में सो चुका था कि तभी उसके कमरे का झूमर जोर जोर से हिलने लगा। थॉमस ने धीरे से अपनी आंख खोली और करवट लेकर झूमर की तरफ देखने लगा, लेकिन तब तक झूमर बिल्कुल शांत हो गया था। शायद थॉमस ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था, जिस वजह से उसका दम घुट रहा था। वो तुरंत उठकर बैठ गया और कमरे से बाहर आकर ताजी हवा लेने लगा। तभी उसकी नजर उस जगह पर गई जहां उसने पीटर को दफनाया था। थॉमस की होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने नफरत से कहा, माय डियर ब्रदर, आई एम श्योर अपनी प्रॉपर्टी पर इस तरह से परमानेंट सोना तुमको भी अच्छा लग रहा होगा। गुड नाइट, स्लीप टाइट। इतना बोलकर थॉमस पीछे पलट गया कि तभी उसे 2-3 कुत्तों के जोर जोर से भौंकने की आवाज आई। थॉमस ने जैसे ही पीछे पलट कर देखा तो उसने पाया कि 2-3 कुत्ते पीटर के दफनाए हुए जगह की ओर देखकर गेट के बाहर से ही जोर जोर से भौंक रहे हैं। थॉमस ने हंसते हुए कहा, पीटर, इन कुत्तों को भी तेरा यहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा भाई, तो भला मुझे कैसे लगता? फिर वो वापस घर के भीतर चला गया। थॉमस के वहां से जाते ही वो कुत्ते धीरे धीरे रोते हुए बिल्कुल खामोश हो गए और आसपास की झाड़ियों में छुप गए। लेकिन लगातार वो अभी भी लाश वाली जगह की तरफ देख रहे थे कि तभी धीरे धीरे वहां की मिट्टी में दरार आने लगी और एकदम से जोर से विस्फोट हुआ और 2 खून से सने हुए हाथ भीतर से बाहर निकले। फिर रेंगता हुआ वो जमीन पर आकर खड़ा हो गया। उस पर नजर पड़ते ही कुत्ते वहां से दुम दबाकर भाग गए। थॉमस अपने कमरे में सुकून से सोया हुआ था कि तभी किसी ने एकदम से उसकी चादर खींचकर हटा दी। थॉमस एकदम से घबराकर उठकर बैठ गया, आसपास देखने लगा, लेकिन आसपास कोई नहीं था। थॉमस को लगा कि शायद उसका वहम है। वो वापस चादर ओढ़कर सो गया, लेकिन ये थॉमस का वहम नहीं था। उसके कमरे की दीवार पर एक बड़ा सा साया नजर आ रहा था। धीरे धीरे करके दीवारों में दरारें आनी शुरू होने लगी, लेकिन हैरानी की बात थी कि थॉमस को कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था।
घर का एक एक सामान टूट रहा था, कांच बिखर रहा था, दरवाजे खिड़कियां टूट रही थी, पर इन सब से बेखबर थॉमस गहरी नींद में सोया हुआ था। अगली सुबह जब थॉमस उठा तो उसके होश उड़ गए। उसकी नजर अपने बेड के सामने वाले दीवार पर पड़ी, जहां पर खून से लिखा हुआ था, लीव माई हाउस एल्स डाई। ये देखकर थॉमस डर के मारे जहां था वहीं जमा रह गया। फिर एकदम से उठा और पीटर के कमरे की तरफ भागा और साथ में थॉमस बोल रहा था, इट्स नॉट पॉसिबल, ये तो पीटर की हैंडराइटिंग है, ये पीटर कैसे आ सकता है। घर की हालत और वो लिखावट दोनों ने मिलकर थॉमस को बहुत बड़ा शॉक दिया था। जैसे ही थॉमस पीटर के कमरे में पहुंचा और वहां उसे एक और बड़ा झटका मिला। थॉमस ने देखा कि पीटर का कमरा बिल्कुल साफ सुथरा और वेल मैनेज तरीके से है। कमरे के लाइट्स ऑन है, पंखा चल रहा है। कमरे में पहुंचते ही थॉमस को तेज ठंड का एहसास हुआ। ऐसा लगा जैसे वो किसी बर्फीली जगह पर पहुंच गया हो। उसे अपने रोंगटे खड़े होते हुए महसूस हुए और साथ ही उसे कमरे में किसी के जोर जोर से सांस लेने की आवाजें साफ सुनाई दे रही थीं। तभी उसके कानों में एक चुभती हुई सी आवाज आई, जैसे कि कोई बिल्कुल उसके कान के नजदीक आकर बोला हो, मैं वापस आ गया हूं अपनी प्रॉपर्टी लेने के लिए, माय डियर ब्रदर। इतना कहने के बाद उस आवाज में गुर्राहट महसूस होने लगी। थॉमस के पैर डर के मारे कांपने लगे। उसने धीरे से गर्दन को पीछे करके देखा तो पीछे कोई नजर नहीं आया। थॉमस तेजी से वहां से भागा और नीचे आकर अपने कमरे में छुपकर बैठ गया। लेकिन वही आवाज उसके कानों में फिर से सुनाई दी। What happened, my dear brother? मैं ये क्या देख रहा हूँ? अरे तुम तो डरा हुआ है। अरे देखो ना, मैं तो दूसरे शहर से आया हूँ। तुमने जो मुझे मेरा हिस्सा दिया था, उससे मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाने आया हूँ। थॉमस ने घबराते हुए कहा, नो 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 नो, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मेरे से गलती हो गया, प्लीज मुझे माफ कर दो। पीटर की गुर्राती आवाज आई, नो, ये पूरा डिमेलो हाउस मेरा है। मैं अपने ये पूरी प्रॉपर्टी लेकर रहूंगा, इसीलिए तो मैं वापस आया हूं। थॉमस कुछ देर तक तो पसीने में भीगा हुआ इसी कंडीशन में बैठा रहा। फिर धीरे से उसने पीछे पलट कर देखा तो उसके आंखें बड़ी हो गईं। पीछे उसे खून से सना हुआ और सड़े हुए बॉडी के साथ पीटर नजर आया। उसकी गर्दन टेढ़ी थी, हाथ पैर भी टेढ़े थे और आंखों के आसपास खून के मोटे मोटे धब्बे थे, मानो वो खून के आंसू रो रहा हो। थॉमस ने धीरे धीरे करके नीचे की तरफ देखा तो उसकी छाती पर वही गोलियों के निशान थे जहां पर थॉमस ने उसे मारा था। थॉमस हाथ जोड़कर सॉरी बोलने लगा और सॉरी बोलते बोलते बेहोश होकर फर्श पर गिर गया। रात के 3 बजे जब घड़ी ने 3 बार बेल बजाई तब थॉमस की आंख खुली। उठते के साथ ही पीटर ठीक उसके सामने था। पीटर को एकदम अपने सामने देख थॉमस इतना डर गया कि उसे हार्ट अटैक आ गया और वो वहीं पर मर गया। ये मेरा घर है। नहीं, ये मेरा घर है, तू इडियट है। अरे फादर ने मुझे ये घर दिया था। नहीं, तूने साजिश की थी। मैं तुझे अपने रास्ते से हटा दूंगा, उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा, तू मुझे मारेगा? हाँ, मैं मार डालूंगा। हिम्मत है तो हाथ उठा। अरे हाथ उठा की बात करता है, रुक जा, मैं तेरे को बताता है। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, इडियट कहीं का। अगली सुबह इन्हीं आवाजों के साथ पूरा डिमेलो हाउस गूंज रहा था। इस बार पड़ोसी उनके घर के अंदर गए। उन्हें डर था कि कहीं कोई एक दूसरे को कुछ कर ना दे, लेकिन जब वो अंदर गए तो उन्होंने देखा
थॉमस जमीन पर गिरा हुआ मरा पड़ा है, लेकिन घर के सभी कोनों से उन दोनों भाइयों की लगातार आवाज आ रही है जो गुस्से से भरी हुई थी। उसके बाद से कोई उस घर के भीतर नहीं गया। उससे पहले मैं तुझे मार डालूंगा। अच्छा 13th फ्लोर का राज। जय और रोहन मुंबई शहर के जाने माने घोस्ट बस्टर्स थे, जिन्होंने पिछले 8 सालों में काफी भूतों के केसेस सुलझाए थे। लेकिन एक ऐसा अनोखा किस्सा उनके साथ घटा जिससे उनका भूतों को देखने का नजरिया ही बदल गया। 1 साल पहले की बात है, जब रोहन और जय रेडियो पर अपना पसंदीदा हॉरर शो सुन रहे थे। तो चलिए आज जानते हैं गोरेगांव के एक ऐसे अनोखे केस के बारे में जो आज तक कोई सुलझा नहीं पाया। ऐसा कौन सा केस है जो हम सुलझा नहीं सकते? यार तू सुनना ध्यान से। गोरेगांव वेस्ट में बसी एक ऊंची सी बिल्डिंग जिसके 13th फ्लोर पर कोई ऐसा राज छुपा है जिसे आज तक कोई समझ नहीं पाया। ओएसिस अपार्टमेंट्स नामक ये बिल्डिंग में वैसे तो सब सुकून से रहते हैं, लेकिन रात के 11:30 बजे से 12 बजे के बीच कुछ ऐसा होता है जिससे अच्छे से अच्छे वैज्ञानिक भी चौंक जाते हैं। 20 फ्लोर की इस बिल्डिंग में अगर कोई 11:30 से लेकर 12 बजे के बीच में 13th फ्लोर से ऊपर जाना चाहे तो उसे ये लिफ्ट 13th फ्लोर पर ही रोक देती है, जहां कोई नहीं रहता। लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और हड्डियां जमा देने वाली ठंडी हवा बहने लगती है। लिफ्ट 10 से 15 सेकंड के लिए रुकती है, ना कोई चढ़ता है और ना ही कोई उतरता है, और लिफ्ट का दरवाजा बंद हो जाता है। कुछ लोगों ने उस फ्लोर पर जाने की हिम्मत की थी और वो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। आज तक जो भी उस समय में 13th फ्लोर पर उतरा वो फिर कभी वापस नहीं आया। जरूर कोई शापित आत्मा का साया होगा जो आने जाने वालों को मार देना चाहता होगा, पर बाकी के समय क्या होता होगा? अगर आप भी सोच रहे हैं कि बाकी के समय क्या होता है तो इसका जवाब है कुछ नहीं। बाकी के समय लिफ्ट में 13th फ्लोर का बटन दबता ही नहीं और ना ही लिफ्ट वहां खुलती है। इसीलिए उस बिल्डिंग में रहने वाले लोग भी बस 11:30 से 12 बजे के बीच में लिफ्ट यूज नहीं करते। केस तो काफी रोमांचक लग रहा है वैसे, है ना? चल इसका भी राज खोला जाए। और जय और रोहन ने ये केस उठा लिया। कुछ दिनों बाद जय और रोहन ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। ठीक 11:30 बजे दोनों लिफ्ट में चढ़े और उन्होंने 15वें फ्लोर का बटन दबाया। ठीक कहानियों की तरह 13th फ्लोर पर लिफ्ट रुक गई और लिफ्ट का दरवाजा धीरे से खुला। तेज ठंडी हवाएं चलने लगी। अंधेरा काफी घना था तो जय ने टॉर्च जला लिया। रोहन भाई, यहाँ तो बहुत ठंड लग रही है। जरूर इस फ्लोर पर कुछ तो अजीब है। चलो जाकर देखते हैं। हाँ, और घोस्ट डिटेक्टर मशीन ऑन करना मत भूलना। ऑन कर दिया है भाई, अब चल। दोनों 13th फ्लोर पर उतरे और अलग अलग दिशा में खोज करने निकल पड़े। फ्लोर काफी बड़ा था और अंधेरा बहुत ज्यादा। दोनों को ऐसा कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अचानक आत्मा! मेरा शक सही था, यहाँ कोई आत्मा तो पक्का है। थोड़ी और खोज करनी पड़ेगी ताकि उसके बारे में कुछ पता चल सके। भाई ये देख! रोहन ने कुछ ऐसा नजारा देखा कि उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उसके सामने मजदूरों की लाशों का ढेर पड़ा था। कहाँ? मुझे तो कुछ नजर नहीं आया। कुछ तो मायावी हो रहा है यहाँ। थोड़ी देर बाद जय को अपने पीछे से एक साया जाता हुआ दिखा। भाई मुझे कुछ दिखा। कहाँ पर? यहाँ। जैसे ही जय वापस पीछे मुड़ा, उसके होश उड़ गए। जय की तरफ एक औरत की आत्मा सीधी उड़कर आ गई। बेटा, मैं आ रही हूँ। और वो आत्मा सीधा जय के आर पार गुजरकर लिफ्ट में चली गई और लिफ्ट बंद हो गई।
भाई तू ठीक तो है ना? हाँ भाई, पर काफी भयानक सा एहसास था। चल भाई, अभी 12 भी बजने वाले हैं, हम अब घर चलते हैं। दोनों घर लौट गए। दूसरी सुबह दोनों ने पिछली रात के बारे में सोचा। भाई भले ही काफी डरावना अनुभव था, लेकिन हम हार मानने वालों में से तो नहीं हैं। हाँ, इस केस को तो हम सुलझा कर ही रहेंगे। वी आर द बेस्ट घोस्टबस्टर्स। ये भयानक आत्मा वहाँ कैद है ये तो समझ गया, पर इसने अपने बेटे के बारे में कुछ तो बोला था ना? इसका राज हमें वापस जाकर पता लगाना चाहिए। और 2 दिन बाद ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुंचे। इस बार उन्होंने आत्माओं की बात रिकॉर्ड करने वाला टेप रिकॉर्डर अपने साथ लाया था। 13th फ्लोर पर जाते ही दोनों ने उस आत्मा से संपर्क करना शुरू किया। हम जानते हैं तुम यहाँ कैद हो। हम तुम्हें नुकसान पहुँचाने नहीं आए हैं। हमें बताओ कि क्या चाहती हो। अचानक रोहन का दम घुटने लगा, मानो किसी ने उसका गला पकड़ लिया हो, और वो हवा में तैरने लगा। छोड़ो, छोड़ो मुझे, मैं तुम्हें नुकसान पहुंचाने नहीं आया। और वो आवाज गायब हो गई। तू ठीक है? हाँ भाई, चल यहाँ से चलते हैं, कुछ तो सुराग मिला। जय और रोहन ने टेप को घर जाकर उल्टा प्ले किया तो आवाज आई, चले जाओ वरना उसकी तरह तुम्हें भी मार डालूंगी। और फिर, प्रेम, मेरे बेटे प्रेम से मिलना है। प्रेम! प्रेम? जरूर इस बिल्डिंग का कोई गहरा राज है जो अब दब चुका है। इस पर हमें रिसर्च करनी होगी। रिसर्च करने पर दोनों को पता चला कि ठीक 30 साल पहले जब ये बिल्डिंग बन रही थी, प्रेरणा रस्तोगी नाम की एक औरत की इस बिल्डिंग की लिफ्ट में ही मौत हो गई थी। कुछ खराबी की वजह से लिफ्ट 13th फ्लोर पर अटक गई थी और प्रेरणा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। बिल्डिंग का नाम बचाने के लिए बिल्डर्स और दूसरे अधिकारियों ने इस केस को दबा दिया था। प्रेरणा की लाश को मजदूरों ने इसी बिल्डिंग के बेसमेंट में दफना दिया। प्रेरणा का एक बेटा भी था जो तब 5 साल का था। क्योंकि ये आत्मा अंत में अपने बेटे से मिल नहीं पाई, इसीलिए इसे मुक्ति नहीं मिली और ये वहीं उस बिल्डिंग में कैद हो गई। तो अगर हम इसे इसके बेटे से मिला दें, तो शायद इसे मुक्ति मिल जाए। चलो इसके बेटे को ढूंढते हैं। काफी मशक्कत के बाद उन्हें प्रेम का पता मिला, जो अब 35 साल का हो चुका था। उन्होंने प्रेम को मिलकर उसे पूरी कहानी सुनाई तो प्रेम दंग रह गया। उसे लगता था कि उसकी माँ उसे छोड़कर कहीं भाग गई थी। तुम्हारी मम्मी अभी भी तुम्हारा इंतजार कर रही है प्रेम। चलो उनसे मिलने चलो। उसी रात तीनों ओएसिस अपार्टमेंट जा पहुँचे। इस बार 13th फ्लोर का बटन दबा भी और लिफ्ट 13th फ्लोर पर जाकर रुकी भी। शरीर जमा देने वाली ठंडी हवाएं चल रही थी। वो तीनों 13th फ्लोर पर उतरे। तुम यहीं रुको प्रेम, हम दोनों तुम्हें बुलाएंगे, तब आ जाना। थोड़ा आगे चलने के बाद रोहन और जय प्रेम को दिखना बंद हो गए। हवा में मानो कोहरा सा छा गया था। आगे जाते ही जय की गर्दन किसी आत्मा ने पकड़ ली और उसे नीचे पटक दिया। जय! तुम दोनों फिर आ गए। अब वापस नहीं जाओगे। यहाँ आने का अंजाम भुगतो। और प्रेरणा की आत्मा ने रोहन को उठाकर फेंक दिया। रोहन पिलर से जाकर टकराया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। हम तोहफा लाए हैं तुम्हारे लिए। और वो बेहोश हो गया। कैसा तोहफा? झूठ बोलता है। तू भी उन सब के जैसा ही है जिनकी वजह से मेरी ये हालत हुई, और अब तू भी उन्हीं के साथ नर्क में जाएगा। प्रेरणा की आत्मा रोहन पर वार करने ही वाली थी
कि पीछे से एक आवाज आई। माँ, प्रेरणा की आत्मा ने पीछे मुड़कर देखा तो प्रेम उसके सामने खड़ा था। जैसे ही प्रेरणा ने प्रेम को देखा, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। उसने प्रेम की तरफ देखा और कहा, तू मेरा बेटा प्रेम है? तू आ गया। कितने सालों से इंतजार कर रही हूँ तेरा। कितना बड़ा हो गया है तू। मुझे माफ कर देना बेटा। इन जाहिलों की वजह से तेरा बचपन बर्बाद हो गया। अब मैं इस जैसे सभी जाहिलों का अंत कर दूंगी। प्रेरणा रोहन की तरफ बढ़ी, पर बीच में प्रेम आ गया। नहीं माँ, ये अच्छे लोग हैं। इन्होंने ही मुझे यहाँ बुलाया और आपसे मिलाया। इन्हें मत मारो। तू नादान है बेटा। ये सब एक जैसे ही हैं। मैं इन सबको मार डालूंगी। प्रेरणा ने प्रेम को धक्का मारा और रोहन की तरफ मुड़ी। अचानक प्रेरणा की आत्मा जलने लगी। उसने पीछे देखा तो प्रेम गंगा जल पकड़े हुए खड़ा था। मुझे माफ करना माँ, तुझे रोकना जरूरी था। अब आराम करने का समय हो गया है। आराम कर माँ। अगर तुझे ये सही लगता है तो यही सही बेटा। बस खुश रहना। मैं तेरी हमेशा रक्षा करूंगी। प्रेरणा की आत्मा जलकर धीरे धीरे गायब हो गई। जब जय और रोहन को होश आया तब उन्होंने देखा कि प्रेम अकेला बैठा था। माँ घर लौट चुकी हैं। हमें भी चलना चाहिए। उसके बाद 13th फ्लोर का श्राप हट गया और फिर कभी भी लिफ्ट वहां जाकर नहीं रुकी। कुछ समय पहले की बात है। चंद्रनगर नाम का एक गांव था जहां मनोज अपनी पत्नी मीना के साथ रहा करता था। उनका बेटा हितेंद्र शहर में पढ़ाई कर रहा था, पर छुट्टियों में वो अपने दोस्त राजू के साथ गांव चला गया। मम्मी पापा कैसे हो आप? मम्मी पापा? शहर जाकर ज्यादा अंग्रेजी आ गई है क्या? माँ और पिताजी नहीं बोला जा रहा है? माँ और पिताजी नमस्ते। इससे मिलिए। ये मेरा दोस्त रवि है। इसे अपना गांव दिखाने लाया हूँ। नमस्ते। नमस्ते बेटा, बैठो। तुम लोगों के लिए चाय बनाकर लाती हूँ। नहीं माँ, चाय वाय बाद में पियेंगे। पहले मैं और रवि गांव दर्शन करेंगे। अरे नाश्ता तो कर लो। नहीं नहीं नहीं, मेरी बाइक कहाँ है? हितेंद्र ने अपनी बाइक निकालकर साफ की और जाने के लिए तैयार हो गया। तभी मनोज ने उसे अपने पास बुलाया। उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर था। वो बोला, पूरा गांव घूमना, सब देखना, लेकिन गलती से भी पूर्वी जंगल की तरफ मत जाना। क्यों अंकल? क्योंकि वहां वो रहती है। कौन? शैतानी बुढ़िया। शैतानी बुढ़िया? वो शैतानी करती है क्या? बेटा उसका मजाक मत बना, वो बहुत खतरनाक है। ठीक है, आप लोग चिंता मत कीजिए, मैं उधर नहीं जाऊंगा। हितेंद्र बाइक स्टार्ट करता है और दोनों गांव देखने निकल पड़ते हैं। यार ये गांव तो बड़ा ही प्यारा है। कितना शांत और साफ सुथरा है। हाँ, यही तो मैं तुझे दिखाने लाया था। शहर की भाग दौड़ से दूर ये गांव मेरे दिल के करीब है। और लोग भी बड़े सीधे साधे लगते हैं। हाँ सो तो है, तभी तो शैतानी बुढ़िया जैसी चीजों को मानते हैं। तभी रास्ते में एक बूढ़ा आदमी उन्हें देखता है और पास आता है। बेटा, तुम गांव घूम रहे हो, बस एक बात का ध्यान रखना, उधर उस जंगल की तरफ मत जाना। अंकल, ऐसा क्या है वहाँ? वहाँ शैतानी बुढ़िया का साया है। वहाँ जो भी गया वो लौट कर नहीं आया। कहीं वहाँ कोई पार्टी तो नहीं चल रही है कि जो गया मस्त होकर वहीं रह गया? क्या बोल रहे हो बेटा? अरे ये मजाक कर रहा है। हम लोग उधर नहीं जाएंगे। चल हितेंद्र। हितेंद्र फिर बाइक चलाना शुरू करता है और वो दोनों हंसने लगते हैं। तूने सच कहा था यार, ये गांव वाले सच में बहुत अंधविश्वासी हैं। हाँ भाई, और उस बुढ़िया की तो बात ही मत कर। कितनी फिल्मी कहानी बना रखी है सबने। मुझे तो लगता है कि हमें उस जंगल को देखना चाहिए। बिल्कुल,
बचपन से मैं सुनता आया हूँ, लेकिन कभी जाने की हिम्मत नहीं हुई। अब तो हम जाएंगे। सबकी चेतावनियों को ताक पर रखकर हितेंद्र और रवि उस जंगल की तरफ बढ़ गए। जैसे जैसे वो जंगल के अंदर जाने लगे, रास्ता घना और सुनसान होता चला गया। तेज हवा चल रही थी, सारे पेड़ हिल रहे थे, लेकिन अजीब बात यह थी कि वो हवा उन्हें नहीं लग रही थी। यार, इस जंगल में कुछ ज्यादा ही सन्नाटा लग रहा है। जंगल में सन्नाटा नहीं तो क्या तुझे बारात मिलेगी? नहीं, मेरा मतलब इस जंगल में कुछ निगेटिव सा फील हो रहा है। हितेंद्र तेज रफ्तार में बाइक चला रहा था और तभी अचानक सामने एक नहर आ जाती है। ओए, सामने देख, नहर! अरे, ये अचानक से नहर कहां से आ गई? अभी तो यहां पर कुछ नहीं था। हितेंद्र बाइक रोकने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक बाइक का संतुलन बिगड़ जाता है और दोनों नहर में गिर जाते हैं। यार, बचा मुझे तैरना नहीं आता है। मुझे निकाल इस नहर से, मैं मर जाऊंगा। अरे बस 1 मिनट रुक, मैं बाहर आ जाऊं, अभी तुझे भी निकालता हूं। तू साइड में आने की कोशिश कर। अरे मुझे बाहर निकाल, मैं सच में मर जाऊंगा। जल्दी कर। ला रवि, अपना हाथ मुझे दे, जल्दी। रवि हितेंद्र का हाथ पकड़ता है, लेकिन अचानक वो वापस पानी में डूबने लगता है और हाथ छूट जाता है। हितेंद्र उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन रवि का हाथ बार बार छूट रहा था। रवि को ऐसा लगता है जैसे कोई उसका पैर पकड़कर उसे नीचे खींच रहा है। हितेंद्र, कोई मेरा पैर पकड़कर मुझे नीचे खींच रहा है। अरे कुछ नहीं है, तुझे बस डर लग रहा है। अचानक एक ही झटके में रवि का शरीर पानी के अंदर चला जाता है, जैसे किसी ने उसे अंदर खींच लिया हो। हितेंद्र घबरा जाता है, पर अगले ही पल रवि दोबारा हाफता हुआ ऊपर आ जाता है और इस बार हितेंद्र उसे बाहर खींच लेता है। तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं, पर यार, मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे खींच रहा था। हाँ, वो पानी में ऐसा ही लगता है। दोनों चैन की सांस लेते हैं, पर तभी हितेंद्र की नजर उसकी बाइक पर पड़ती है, जो नहर में डूब रही होती है। अरे मेरी बाइक, मुझे इसे बचाना होगा। वो तुरंत नहर के किनारे जाता है और बाइक को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन बाइक धीरे धीरे पानी में समा जाती है। छोड़ दे यार, बाइक गई। अब हमें यहाँ से भागना चाहिए, ये जगह ठीक नहीं लग रही। हाँ, चल निकलते हैं यहाँ से। दोनों दौड़ने लगते हैं, तभी उन्हें अचानक से एक लड़की के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वो क्या था? पता नहीं, तू बस जल्दी चल, हमें घर वापस पहुंचना है। दोनों जंगल के बाहर जाने का रास्ता ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर तरफ एक जैसे पेड़ और एक जैसे रास्ते दिखाई दे रहे थे। हम बाहर क्यों नहीं जा पा रहे हैं? ये कैसी जगह है? कहीं वो सब सच तो नहीं कह रहे थे कि यहाँ शैतानी बुढ़िया रहती है? तभी वहां की तेज हवाएं अजीबोगरीब आवाजें करने लगती है और हर कदम पर दोनों को लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। हितेंद्र, मुझे लग रहा है कि हम यहाँ अकेले नहीं हैं। प्लीज ऐसी बातें मत कर, मुझे पहले से ही डर लग रहा है। हितेंद्र और रवि घबराकर चारों तरफ देखने लगते हैं। पेड़ और रास्ते सभी एक जैसे दिखाई दे रहे थे। हितेंद्र थक हार कर अपने पिता मनोज को फोन करता है। पिताजी, मैं और रवि हम लोग जंगल में फंस गए हैं। जंगल से बाहर आने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा और बाइक भी नहर में गिर गई है। मैंने तुझे मना किया था कि उस जंगल में मत जाना, पर तू है कि मानता नहीं। और किस नहर की बात कर रहा है तू? इस गांव के आसपास या उस जंगल में दूर दूर तक कोई नहर नहीं है। क्या? अरे पिताजी, बाइक सच में नहर में गिर गई है और रवि भी डूबते डूबते बचा है। ये सब उस बुढ़िया की माया होगी। तू रुक, हम तुम दोनों को लेने आ रहे हैं, बस तू उस बुढ़िया से बचकर रहना। फोन कट जाता है। हितेंद्र और रवि को समझ में नहीं आता कि उन्होंने जो देखा क्या वो झूठ था या फिर सच। वो चारों ओर देखने लगते हैं और तभी पास में एक पेड़ के पास कुछ हलचल होती है। हितेंद्र, वो देख, कुछ हिल रहा है। ये तो सांप है। अगर ये बुढ़िया वाली बात सच है तो इस सांप से बचकर रहना होगा, क्योंकि मैंने सुना है
कि ये काली शक्तियां सांप के रूप में आती हैं। वो बड़ा सा सांप पेड़ों के पीछे से निकल रहा था और उसे देखकर उनकी धड़कनें तेज हो रही थीं। तभी वो सांप एक पेड़ के पीछे जाता है और वहां से एक खूबसूरत लड़की सामने आती है। इच्छाधारी नागिन, ये इच्छाधारी नागिन है हितेंद्र। सांप सच में दूसरी तरफ जा रहा था, लेकिन उन दोनों को यकीन नहीं हुआ कि इतनी खूबसूरत लड़की जंगल में कैसे आ सकती है। अरे मैं कोई नागिन नहीं हूँ, यकीन करो मैं भी तुम लोगों की तरह यहाँ फंसी हुई हूँ। ये जंगल बहुत अजीब है, कोई रास्ता ही नहीं मिलता बाहर जाने का। तुम यहाँ कैसे फंसी? मैं भी जंगल देखने आई थी और अब रास्ता नहीं मिल रहा। तुम लोगों ने भी देखा होगा, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते, बाहर जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिखता। उन दोनों को पूरा यकीन तो नहीं था, पर उनके पास कोई और रास्ता भी नहीं था। अब वो तीनों मिलकर बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर जितना ही वो कोशिश करते हैं उतना ही वो गहरे जंगल में फंसते जाते हैं। ये क्या हो रहा है? हम बार बार उसी जगह पर क्यों वापस आ जा रहे हैं? यार तू मुझे कहाँ लेकर आ गया? मैंने तुझे मना किया था। झूठे कहीं के, अब फंस गए तो कह रहा है कि मैंने मना किया था। पहले तो बड़ा एक्साइटेड था यहाँ आने के लिए। तभी अचानक हवा में एक अजीब सी धुंध फैलने लगती है। सामने से मनोज आता दिखाई देता है। वो लोग चैन की सांस लेते हैं। आप आ गए? हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे पापा तुम्हें लेने आ गए। चलो। थैंक गॉड अंकल आप आ गए। ये मेरे पापा नहीं हो सकते। उन्हें तो पापा कहलवाना पसंद ही नहीं है। ये जरूर उस बुढ़िया की माया है, उस नहर की तरह। उसके इतना कहते ही मनोज एक काले साए में बदल गया और गायब हो गया। हे भगवान, यहाँ क्या सच है और क्या झूठ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। लगता है हमारी मौत यहाँ लिखी हुई है। वो तीनों जितना आगे बढ़ने की कोशिश करते, हर तरफ वही पेड़ और वही रास्ते दिखाई देते। हर कदम के साथ डर और गहरा होता जा रहा था। हितेंद्र की हथेलियां पसीने से भीग गई और तभी रवि चिल्लाया, मैं अब और नहीं झेल सकता। ये लड़की ही सब कुछ कर रही है। ये वही बुढ़िया है। मैं? तुम पागल हो गए हो क्या? मैं क्यों ऐसा करूंगी? झूठ बोल रही है। ये वही शैतानी बुढ़िया है। बस करो तुम दोनों, झगड़ने से कुछ नहीं होगा। तुझे याद है रवि, हम बचपन में ऐसे ही एक पार्क में खो गए थे, तो वहां से भी तो निकल गए थे ना? हाँ मुझे याद है, पर वो बात अलग थी यार। ये मायावी जंगल है। ये सुनकर हितेंद्र की आंखें बड़ी हो गई। वो चिल्लाया, ये तू नहीं हो सकता रवि। तू कौन है? सच बता। क्योंकि रवि मेरा बचपन का दोस्त है ही नहीं, वो तो मुझे कॉलेज में मिला था। तो तू आखिर समझ ही गया। रवि की आंखों में अचानक से एक खतरनाक लाल चमक उभरी और उसका चेहरा डरावना हो गया। वो खतरनाक शैतानी बुढ़िया में बदल गया। तुम्हारा दोस्त तो उसी समय मेरी मायावी नहर में डूबकर मर गया था और अब तुम भी नहीं बचोगे, क्योंकि कोई यहाँ से बचकर नहीं जाता। हे भगवान, अब तक हम इस बुढ़िया के साथ टहल रहे थे। तुमने रवि को मार दिया। और अब तुम्हारी बारी है। नए शिकार आ गए। बुढ़िया अचानक उस पर झपट पड़ती है। हितेंद्र ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन बुढ़िया ने एक ही झटके में हितेंद्र की गर्दन तोड़ दी। ये मंजर देखकर उस लड़की ने भागने की कोशिश की, लेकिन उस बुढ़िया ने उसे अपनी चोटी में लपेट लिया और उसका गला घोंट दिया। दूसरी तरफ हितेंद्र के पिता मनोज और कुछ गांव वाले जंगल में उनकी तलाश कर रहे थे और वो आखिर उस जगह पर पहुंचे जहां पर उन दोनों की लाश पड़ी थी। मेरा बच्चा, मेरा बच्चा।